नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। धामी सरकार ने मंगलवार को 65,571 करोड़ का बजट सदन में पेश किया था, जिसके बाद आज बुधवार को उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बजट पर परिचर्चा शुरू हो गई है। इसके साथ ही आज प्रश्नकाल भी होगा। तो वहीं आज परिचर्चा के दौरान बजट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का बजट आम जनता का उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने वाला है। ये बजट नहीं बल्कि हमारा संकल्प है। सबके साथ संवाद के माध्यम से इसे जन जन का बजट बनाने का प्रयास किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र के अनुसार 3 मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए 55 करोड़ की व्यवस्था की गई है। और वहीं भारतीय सेना की तीनों शाखाओं में सैनिकों की भर्ती के लिए नई स्कीम लॉन्च की गई है, जिसका नाम है अग्निपथ। इस स्कीम के अंदर सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए होगी और उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। इस स्कीम को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अग्निपथ योजना से देश की सैन्य ताकत को मजबूती मिलेगी और युवाओं की कौशलता और प्रतिबद्धता में भी खासा सुधार आएगा। साथ ही सीएम धामी ने ऐलान किया कि 4 साल सेवा देने के बाद सरकार इन अग्निवीरों को प्राथमिकता देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से मिशन हील एनवायरमेंट एंड सोशल कॉज फ्रॉम पेस पीपल ट्रस्ट द्वारा दिव्यांगजन प्रेरणा 2022 के अंतर्गत तीर्थ स्थानों में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता अभियान का फ्लैग ऑफ किया। साथ ही लोगों को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की शपथ भी दिलाई और इसी के साथ ही दल के सभी लोगों को शुभकामनाएं भी दी। उत्तराखंड सरकार में समाज कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंदन रामदास की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें सदन से सीधे दून अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मंत्री जी की तबीयत कई दिनों से खराब थी और आज सदन में उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनके का इलाज चल रहा है। तो देहरादून से एक खबर जहां पर परिवहन मंत्री की तबीयत बिगड़ गई और इस दौरान उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इसके बाद ये भी बताया गया कि कई दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। देहरादून से एक खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक कार्यक्रम में पहुंचे थे मंत्री और इस दौरान कार्यक्रम के बीच में ही उनकी तबीयत बिगड़ने से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि ये भी बताया गया कि पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। और वहीं विधानसभा में परिचर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि विपक्ष सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक संचालित करने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से संतोषजनक जवाब न मिलने की वजह से विपक्ष दल के विधायकों में नाराजगी है। इसके साथ ही उन्होंने धामी कैबिनेट पर तंज कसते हुए कहा कि लगता है कि विभागीय मंत्री पूरी तैयारी के साथ सदन में नहीं आए हैं। सवालात हैं वो मुख्य रूप से समाज कल्याण और परिवहन विभाग से और पेंशन से संबंधित हैं। और जिस तरह का वातावरण कल सदन में देखने को मिला, जिस तरह के हमारे मंत्री जी ने विभिन्न विभागों के सवाल से बचने की कोशिश की, होमवर्क नहीं था और सरकार सवालों से बचना भी चाहती है और सवाल इतने महत्वपूर्ण थे जिसका जवाब देने की स्थिति में माननीय मंत्री नहीं थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और पूरा सदन देख रहा था, पूरा उत्तराखंड के हमारी आवाम देख रही थी किस तरह से सवालों के जवाबों में वह
जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। तो मेरा मानना है कि होमवर्क की कमी है। और वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह अल्मोड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जागेश्वर धाम और चुतई मंदिर के दर्शन पूजन किए और उत्तराखंड और देशवासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अब तक करीब 22 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंच चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। सच कहूँ तो आत्मा के स्तर पर धन्य है कि प्रभु ने ये अवसर दिया है, ये मौका दिया है कि जागेश्वर जी के वहाँ पर दर्शन किए और बिल्कुल अलग स्तर का आनंद आया। और फिर गोलू देवता जी के दर्शन किए। ये तो मैं कहूँगा कि देवभूमि, तप भूमि, सैनिक भूमि और मातृभूमि हम सब की जो है उसी के आशीर्वाद से जो हो रहा है। और दोनों ही स्थान पर समूचे उत्तराखंड भारत के लिए प्रार्थना की। चारधाम चल रही है। 20 लाख 22 लाख से भी ज़्यादा यात्री श्रद्धालु आ चुके हैं और चारों धाम में हेमकुंड साहब में जो श्रद्धालु आ रहे हैं पूरे दुनिया से आ रहे हैं। और इस बार तो लगता है कि एक रिकॉर्ड टूटने वाला है, जो पहले एक रिकॉर्ड था 39 लाख का। और वहीं भीषण गर्मी और लू की चपेट में आने से डायरिया और बुखार पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। 3 दिन के छुट्टी के बाद सोमवार को अस्पताल खुला तो ओपीडी 350 के पार पहुंच गई, जबकि पिछले दिनों में ओपीडी में करीब 200 मरीज ही पहुंच रहे थे। और वहीं पिछले काफी दिनों से शरीर को झुलसा देने वाली जबरदस्त गर्मी का सामना कर रहे लोगों के लिए बुधवार कुछ सुकून लेकर आ सकता है। बुधवार से मैदान से लेकर पहाड़ तक का मौसम का मिजाज बदल सकता है। साथ ही 24 घंटे में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मैदानों में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम के बदले मिजाज को देखते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने के मुताबिक मानसून की दस्तक से पहले ही पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा, जिससे अगले 24 घंटे में मैदान से लेकर पहाड़ तक कहीं कहीं तेज गर्जना संग बारिश की संभावना है। और वहीं 21 जून से 2 जुलाई तक हावड़ा योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेन रद्द रहेगी। इसके साथ ही रुड़की रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली 2 ट्रेनें में से एक ट्रेन को निरस्त किया गया है, उसे दूसरे रास्ते से चलाया जाएगा। ट्रेनों के रद्द होने का कारण लखनऊ मंडल में खेतासराय, इसी के साथ ही मेहरवान और महगांव स्टेशन के मध्य बाराबंकी, अयोध्या कैंट, अकबरपुर, इसी के साथ ही जाफराबाद रेलखंड रेल लाइन दोहरीकरण का कार्य बताया जा रहा है। और वहीं ऋषिकेश में श्यामपुर न्याय पंचायत में स्थायी आधार केंद्र खुलने से अब 17 ग्राम सभाओं को लाभ मिलने जा रहा है। इससे ग्रामीणों को अब आधार कार्ड बनाने और आधार कार्ड की त्रुटियां सुधारने के लिए कई किलोमीटर की दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी। बता दें कि पहले ग्रामीणों को कई किलोमीटर ऋषिकेश जाना पड़ता था, जिससे ग्रामीणों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आधार कार्ड की शुरुआत करीबन 2 साल पहले हमने यहाँ पर करी थी, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से ये आधार केंद्र कोरोना की वजह से यहाँ पर चल नहीं पाया। हमारी काफ़ी कोशिशों की वजह से इस आधार केंद्र को यहाँ पर लाने में हमें बहुत दिक्कत हुई है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी एसडीएम, डीएम, हमारी माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी का, जिन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया है। और लोगों की परेशानियों को देखते हुए उनके आधार कार्ड में बड़ी दिक्कतें आ रही थी, लोग हमें घर घर तक बता रहे थे और उनकी परेशानियों को देखते हुए हमने यहाँ पर तुरंत यहाँ पर आधार कार्ड केंद्र का निर्माण करवाया है। जैसा कि आप जानते हैं पहले या 1 साल पहले यह केंद्र खुला था और किन्हीं कारणों से यह केंद्र बंद हो गया था और
निरंतर प्रयासों से लगभग 1 साल हो गया हम लोगों को जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रीना रांगड़ा में मेरे द्वारा यहाँ पर पूरे 1 साल से इसके लिए प्रयास किया गया, जिसमें डीएम का ऑफिस से लेकर सब जगह चक्कर मार के बड़ी मुश्किल से यहाँ पर ये आज ये आदर केंद्र एक स्थायी समाधान के तौर पर आज ये आदर केंद्र यहाँ पर खुल रहा है। यह क्योंकि यहाँ पर जो श्यामपुर न्याय पंचायत की बात करें, यहाँ पर 17 ग्राम सभा इसके अंतर्गत आती है। लगभग 75,000 से ऊपर की वोटर संख्या है और उससे मतलब जनसंख्या की बात करें तो कम से कम 1 लाख से ऊपर की जनसंख्या हमारे श्यामपुर न्याय पंचायत के अंदर आती है। तो यह जो आज आदर केंद्र खुलने जा रहा है या पूरे न्याय पंचायत क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे, पहले कहीं नगर निगम में, कहीं तहसील में, कहीं बैंकों के चक्कर काटते थे, आज मुझे निश्चित ही इस आदर केंद्र से जो स्थायी समाधान जो हमारे क्षेत्र की जनता को मिलने जा रहा है। और वहीं केदारनाथ एवं पैदल मार्ग पर प्लास्टिक उन्मूलन के लिए जिला प्रशासन ने अनूठी पहल शुरू की है। प्रशासन ने एक सामाजिक संस्था के साथ पैदल मार्ग से धाम तक 65 दुकानों पर QR कोड वाली बोतल बंद पानी दिया गया है। यात्रियों से इन बोतलों की खरीद पर 10 रुपए अतिरिक्त लिए जा रहे हैं और खाली बोतल वापस लाने पर यात्री को 10 रुपए लौटाए जा रहे हैं। साथ ही अगर यात्री बोतल को इधर उधर फेंक रहा है तो उसे एकत्रित करने वाले को 10 रुपए इनाम में दिए जा रहे हैं। कपाट खुलने के बाद से अभी तक 3000 खाली बोतलें एकत्रित हो चुकी हैं। इन बोतलों को जल्द रिसाइकिल के लिए भेजा जाएगा। एक पायलट प्रोजेक्ट हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ रन किया है, जिसमें यात्री को 10 रुपये देने पड़ते हैं अगर वो बॉटल पे QR कोड होता है, और बॉटल यूज़ करके वापस अगर कलेक्शन पॉइंट पर डिपॉजिट करे तो उसको वापस वो रुपये प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति अगर कोई ग्राउंड पे ऐसी पड़ी बोतल मिले तो उसको भी कलेक्ट करने के लिए भेज सकता है। इससे एक तरीके की इकोनॉमी जनरेट होती है और हमारा जो वेस्ट है वो ऑटोमेटिकली कलेक्शन पॉइंट पर। और वहीं कोरोना की वजह से 2 साल से रुकी हुई कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। 2 साल बाद शुरू होने वाली श्रावण मास की कांवड़ यात्रा इस बार पुलिस और जिला प्रशासन का इम्तिहान लेगी। अभी से ही स्नान पर्वों और वीकेंड पर हरिद्वार में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिससे कि हाईवे से लेकर बाजारों में जाम लग रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से अभी से तैयारियां किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। दावे धरातल पर कितने साकार होंगे ये यात्रा के दौरान ही पता चलेगा। और वहीं हरिद्वार में BKU की 3 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर से आए किसान शामिल हुए। इस दौरान चिंतन शिविर में किसानों ने केंद्र सरकार से किसान आयोग के गठन और स्वामीनाथन आयोग के अनुसार किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की। वहीं इस शिविर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने किसानों की उपेक्षा की, इसीलिए आज देश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। सरकार से मांगा किसान आयोग का गठन कर दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी। सब आयोग बने हैं, क्या किसान में क्या बदबू आ रही है? सब आयोग में किसी आयोग का नाम नहीं लूंगा, सब आयोग बने हैं, किसान आयोग क्यों नहीं बन रहा है? किसान आयोग बनना चाहिए और किसान आयोग में किसान आयोग का अध्यक्ष किसान होना चाहिए, ईमानदार किसान। और जितने भी फसलें हैं किसानों की, गन्ना, गेहूं, आलू, धान, सरसों, बाजरा, फल, सब्जी, उन सब किसानों को उसका सदस्य होना चाहिए। और वहीं मंगलवार को विधानसभा में धामी सरकार ने बजट पेश किया। वहीं दूसरी ओर बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी ने बजट गैरसैंण विधानसभा में पेश न करने का आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इसको लेकर उन्होंने सदन के अंदर और बाहर भी अपनी आवाज उठाई। साथ ही उन्होंने कहा कि गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र न करना सरकार की विफलता है, जिससे कि सरकार ने पहाड़ और उत्तराखंड का अनादर किया है। सरकार मुझको लगती है कि फेलियर हो गई है और जो संकल्प सरकार ने बनाया था उससे आज मुकर गई है। ग्रीष्मकालीन समय के समय अगर गैरसैंण में सत्र नहीं होगा तो क्या जाड़ों के समय में वहाँ सत्र होगा? सरकार ने 2 लाइन का प्रस्ताव बनाया और उसकी इतिश्री कर दी है। यहाँ देहरादून के अंदर सत्र चला रही है। ये जनभावना का अनादर है, पहाड़ का अनादर है और हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। मैंने सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी अपनी बात रखी है। मैं बेल के अंदर भी गया हूँ और मैं अभी भी कहता हूँ
सरकार का चाल चरित्र चेहरा सब बेनकाब हो चुका है और सरकार किसी भी सूरत में गैरसैंण में सत्र नहीं चलाना चाहती है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने करी थी, आदरणीय हरीश रावत जी ने की थी। सरकार उसको ठंडे बस्ते में हाथ डालना चाहती। और वहीं हरिद्वार के लक्सर में पुलिस ने 3 युवकों को चाकू, तमंचे और 2 जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 युवकों को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया, तो वहीं सुल्तानपुर पुलिस ने एक दूसरे युवक को अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया, जिस पर चौकी प्रभारी मनोज नौटियाल ने ये बताया कि सुल्तानपुर निवासी शोएब ने अवैध तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल तीनों ही आरोपियों को अब कोर्ट में पेश किया गया है। उच्च अधिकारियों द्वारा जो है अवैध असले का प्रयोग करने वाले जो लोग हैं उनके विरुद्ध जो है अभियान चलाया जा रहा है। कल दिनांक 13/6/2022 को चौकी सुल्तानपुर प्रभारी मनोज नौटियाल को सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति जो है अवैध असले के साथ घूम रहा है। उन्होंने दबिश देकर उसको पकड़ा है। एक 12 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस के साथ उसको गिरफ्तार किया गया। उसका नाम शोएब पुत्र अब्दुल वहीद है, जो सुल्तानपुर का रहने वाला है। और वहीं नैनीताल में 2 साल बाद कैंची मेला आयोजित हुआ, जहां बाबा नीब करौरी महाराज के भक्त देश विदेश से इकट्ठा हुए। बता दें कि 2 साल से कोरोना की वजह से इस मेले का आयोजन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से इस साल भारी संख्या में यहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसको देखते हुए मंदिर ट्रस्ट भक्तों के रुकने, प्रसाद और रास्तों की व्यवस्था को ठीक करने में जुटे हुए हैं। और वहीं टिहरी के चंबा पुलिस ने नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें पुलिस के साथ स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान चंबा थाना प्रभारी ने बताया कि टिहरी एसएसपी के निर्देश पर नशे के खिलाफ जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि चंबा थाना ऐसे ही समय समय पर नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान जारी रहेगा। और वहीं प्रदेश में बाकी जगहों की तरह अब अल्मोड़ा में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। अल्मोड़ा में बाजारों और सड़कों पर अतिक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने नगरपालिका, लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके बाद नगरपालिका ने 47 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। इस पर नगरपालिका ने बताया कि शहर में अस्थायी अतिक्रमण को हटा दिया गया है और स्थायी अतिक्रमण वालों पर जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। नगरपालिका, राजस्व विभाग, PWD, NHI की एक समिति जिलाधिकारी महोदय द्वारा बनाई गई थी, जिसके क्रम में हम लोगों द्वारा जो है अतिक्रमण चिन्हित किए जा रहे हैं। जो अस्थायी नेचर के हैं उनको हटा दिया जा रहा है, जो अस्थायी नेचर पे हैं उन पे कंसर्निंग विभाग जो है कार्रवाई कर रहा है। लगभग 45 अतिक्रमण हमारे द्वारा नगरपालिका सड़कों से और संपत्तियों पर से हटाए गए और शेष को नोटिस भेजे जाए। पालिका का सीमा विस्तार करने का फैसला तूल पकड़ने लगा है। इसके तहत शहर के आसपास की 25 ग्राम पंचायतों को पालिका में शामिल करने का प्लान है, लेकिन इस फैसले का सभी ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि इससे उनके हकों और जो लाभ उन्हें मिलते हैं उन पर असर पड़ेगा, इसीलिए वो किसी भी हालत में नगर पालिका में शामिल नहीं होंगे। तो वहीं नगर पालिका का कहना है कि शहर में 25 ग्राम सभा को मिलाकर करीब 36 किलोमीटर का प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, जिसकी अनुमति मिलने के बाद क्षेत्र की जनता को फायदा होगा और बजट में भी इजाफा मिलेगा। शासन द्वारा समस्त नगर निकायों को पत्र प्रेषित किया गया था कि आप लोग अपने सीमा विस्तार का प्रस्ताव शासन के तहत शीघ्र उपलब्ध कराएं, जिसके क्रम में बोर्ड का अधिवेशन आहूत किया गया। बोर्ड के अधिवेशन में सीमा विस्तार संबंधी 25 ग्राम सभाओं को सम्मिलित करते हुए लगभग 33 वर्ग किलोमीटर का प्रस्ताव पास किया गया है। यथाशीघ्र जिलाधिकारी के माध्यम से उसे शासन को प्रेषित किया जाएगा। तो नगरपालिका द्वारा अपने बोर्ड में जो 25 गाँव को जो प्रस्ताव दे रखा है इन्होंने नगरपालिका में मिलाने का, हम 25 ग्राम सभाएँ इसका कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि नगरपालिका हमने पहले जो मिलाना चाहते हैं उसमें भी हमने विरोध करा और अभी भी हम विरोध में लगे हैं। 25 से 25 जनप्रतिनिधि कल हम
एक हमने अपनी आवाज़ उठाई और डीएम साहब से बहुत जल्दी शीघ्र ही मिलने वाले हैं ज्ञापन दें। हम इसलिए होना चाह रहे हैं, ये अपनी नगर पालिका को तो संभाल नहीं पा रहे और ग्राम सभा को क्या संभालेंगे। खुद की नगर पालिका की हालत इतनी दैनिक हालत है और ग्राम सभा हमारी सुकून में है और आजीविका के साधन हमारे खुद के संसाधन हैं, जैसे जंगल है, हक हुकूक है, खेती हमारी खेती से निर्भर है, जंगल से निर्भर है, वो हमारे अधिकार सब छीन लिए। और वहीं खटीमा में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और पशु चिकित्सकों की टीम की मदद से वन विभाग ने एक आदमखोर बाघ को पकड़ लिया है। खटीमा के सुरई वन क्षेत्र के बगुरिया गांव के आदमखोर बाघ ने आए दिन आतंक फैलाया हुआ था। बीते 13 और 25 मई को बाघ ने गांव के 2 युवकों पर हमला कर उन्हें अपना शिकार बना लिया था, जिसके बाद से ही गांव में दहशत का माहौल बना हुआ था। इस वजह से कई लोग गांव छोड़कर भी चले गए थे, जिसके बाद वन विभाग कड़ी मशक्कत और लगातार प्रयासों के बाद बाघ को ट्रैकुलाइज कर पकड़ने में कामयाब हुआ। और वही खबर हरिद्वार के रोशनाबाद से है, जहां पर सत्यम ऑटो कंपनी से निष्कासित कर्मचारियों ने उप श्रम आयुक्त कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया, जिसमें धरना देने वाले कर्मचारियों ने कहा कि 2017 से कंपनी से निष्कासित किए गए कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, जिनमें से 236 कर्मचारी अभी तक वापस नहीं लिए गए हैं। समझौता होने के बाद भी कर्मचारियों को वापस कंपनी में नहीं लिया गया। मसूरी में संस्कृत भाषा के महत्व और संस्कृति के प्रति जागरूकता को लेकर श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है और संस्कृत से ही सभी भाषाओं की उत्पत्ति भी हुई है। वहीं इस दौरान संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि हम अपने जीवन में अपने धर्म को भूल रहे हैं। इस सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय मसूरी के द्वारा आज ये अपनी जो प्राचीन भाषा संस्कृत है और जो अपनी वैदिक प्राचीन संस्कृति है उसको रुचिपूर्ण बनाने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए, बच्चों को उससे शिक्षा प्राप्त कराने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और जो ये प्रदर्शनी यहाँ पर आयोजित की गई है, निश्चित रूप से हम सभी के लिए और विशेष रूप से जो हमारे संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय हैं या जो संस्कृत सीखने के इच्छुक लोग हैं या अपनी जो संस्कृति को जानने के इच्छुक लोग हैं, उन सभी के लिए ये बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और जहाँ तक मानना है कि संस्कृत भाषा के महत्व के लिए, हम सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। सारी भाषाएँ संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई हैं, तो हम सभी का एक नैतिक दायित्व भी है कि हम संस्कृत भाषा के उन्नयन के लिए जो हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.